ओके तो एक मिनट पहले देख लो कितने लोग आ गए। 22। ओके दैट्स इट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स में लगने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को, जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं, राइट? फोर्स। फोर्स आप 2 साल में ये नाम बार बार सुनेंगे, फोर्स 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 फोर्स, यहाँ फोर्स, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। है क्या फोर्स? फोर्स का बेसिक्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, फोर्स के टाइप्स क्या क्या रहेंगे, वो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड, और फिजिकल वर्ल्ड में सबसे क्रूशियल चीज होती है फोर्स। ठीक है, फोर्स। तो आज हम लोग फोर्स के बारे में देखेंगे। फोर्स क्या होता है, फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, फंडामेंटल फोर्स क्या होता है, डिराइव्ड फोर्स क्या होते हैं, ये सारे फोर्सेस को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने कल भी आपको पूछा था, आज भी मैं फिर से पूछता हूँ, व्हाट इज फोर्स। अब मैं सवाल थोड़ा अलग पूछता हूँ। अगर आपको 4 साल के छोटे बच्चे ने अगर पूछ लिया, भैया भैया दीदी दीदी फोर्स क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? अब मुझे बताओ, फोर्स क्या होता है? पुश और पुल। वेरी गुड। और जिसे अप्लाई करने से किसी चीज की पोजीशन चेंज हो। बहुत अच्छे। आपका नाम क्या है यार? अथर्व वैरागडे। अथर्वा, वेरी गुड। ठीक है, पुश और पुल, ऋतुजा करेक्ट, ऋतुजा करेक्ट। मतलब अगर अगर कोई छोटा बच्चा हमको पूछता है फोर्स क्या होता है, तो सिंपल सिंपल हमको बोलना है पुश, पुश राइट, ये पुश है और ये है पुल, राइट? पुश और पुल, इसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। लिख लेते हैं, व्हाट इज फोर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में। व्हाट इज फोर्स? इट इज नथिंग बट पुश और पुल। ठीक है, ये किसी छोटे बच्चे ने बोला या फिर किसी ने बेसिक समझने के लिए कोशिश किया फोर्स क्या होता है, तो ये बोलना। लेकिन किसी एजेड आदमी, जैसे एजेड मतलब मैंने अगर पूछा आपको फोर्स क्या होता है, तो तब क्या बोलूंगा? फोर्स की डेफिनेशन क्या बोलूंगा? किसी चीज पे जोर लगाने से उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Force is something required to make an object in motion. Change the state of motion. हाँ, which tries to change the state of motion, है ना? और अच्छे से बोलेंगे, फोर्स इज अ क्वांटिटी विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, राइट? अब स्टेट ऑफ मोशन की बात नहीं करेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकता है, स्टेट ऑफ मोशन भी हो सकता है। हम और थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। इफेक्ट, जैसा मैंने पुश और पुल लगाया, फॉर एग्जाम्पल पुश और पुल मतलब ये मैं लगाता हूँ पुश, ठीक है, और मैं खींच रहा हूँ, ये है पुल, राइट? खींच रहा हूँ। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, ये क्या करने की कोशिश करता है? इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ, इफेक्ट की बात करूँ, तो हमको दो बातें सबसे पहले पता होना, जो जो आपने खुद में बोले, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। ये आपको ऑलरेडी पता है, बस मुझको बता दो स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। व्हाट इज स्टेट ऑफ रेस्ट? जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे रुका हुआ। सावधान, मैं खड़ा हूँ, स्टेट ऑफ रेस्ट पे, राइट? व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन? When अपने लैंग्वेज में बोलो जो बोलना। ऑब्जेक्ट जब इधर से उधर वॉक कर रहा हो, चल रहा हो, तो कुछ बस यही बात है, एक पोजीशन से दूसरी। When object cause change in its position from Rutija. Okay Rutija, see but मतलब पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, मतलब वो मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक, मोशन का डेफिनेशन भी है, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इट इज कॉल्ड एज मोशन। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग मोशन, ये स्टेट ऑफ मोशन है। व्हेन ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रुका हुआ है, स्टेट ऑफ रेस्ट है। ठीक है, ये पुश और पुल क्या करता है? ये पुश और पुल कोशिश करता है ये स्टेट चेंज करने की। ये पुश और पुल कोशिश करता है ये वाली स्टेट चेंज करने की। फॉर एग्जांपल, अगर मैं खड़ा हूं तो मुझे किसी ने फोर्स लगाया, तो मुझको धक्का लग के मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, है ना? मतलब मैं स्टार्टिंग में कौन सा स्टेट पर था? रेस्ट पर था। पुश और पुल लगने की वजह से मेरा स्टेट चेंज हो गया, मैं मोशन में आ गया, है ना? हाँ, पर मैंने क्या बोला, ये कोशिश करता है। अब जरूरी थोड़ी ना है मैं यहाँ पे रुका हूँ, किसी ने मुझ पर फोर्स लगाया जोरदार जोरदार, पर मैं जगह से हट भी नहीं रहा हूँ, पर
वो कोशिश तो कर रहा है ना, उस कोशिश को भी हम लोग फोर्स करते हैं, ठीक है। कोशिश करना मतलब ट्राई करना, ठीक है, ट्राइंग। उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है टेंस, टेंस टू, ठीक है। ये सारी बातों को हम लोग यहाँ लिखेंगे। फोर्स इज नथिंग बट इट इज अ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब, क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज क्वांटिटी? amount, amount of something is quantity, right? Amount of something, it is a quantity which tends, ये वाला ही वर्ड यूज करना, ये वाला ही वर्ड बार बार आएगा, tends to change, tends to change। क्या चेंज करने की कोशिश करता है? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, state of rest, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। और थोड़ा डेप्थ में अगर मैं पूछूं, अगर हायर लेवल पर आप जा चुके हो, ठीक है, तो और कुछ बातें हमको उस डेफिनेशन में ऐड करनी पड़ती है। जैसे फोर्स लगाने के बाद क्या क्या कॉज होता है। देखो फॉर एग्जांपल फिर से मैं ये वाला वर्ड फिर से यूज करूंगा, ट्राई। किस चीज की कोशिश करता है? देखो मैं किसी चीज का फोर्स लगाता हूँ, समझो ये बॉल है, बॉल को मैं जोर से दबाऊं, वो पिचक जाएगा, है ना। कुछ कुछ बॉल पिचकेंगे, कुछ कुछ बॉल नहीं पिचकेंगे, मतलब वो शेप चेंज करने की कोशिश करेगा अगर मैं पुल या फिर पुश लगाता हूँ। पहला पॉइंट ध्यान में रखना, शेप चेंज करने की कोशिश करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, मैं धक्का लगाता हूँ, पोजीशन चेंज करने की कोशिश करता है। टेंस टू व्हाट इज टेंस टू? पोजीशन चेंज करने की कोशिश करता है। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन वो फोर्स पोजीशन चेंज करने की कोशिश करता है। सेकंड शेप हो गया, पोजीशन हो गया, राइट। और वेलोसिटी देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑलरेडी मोशन में है, अगर उसको फोर्स लगता है तो और उसका मोशन चेंज हो सकता है ना। और उसका वेलोसिटी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं मोशन में हूँ, मुझे और फोर्स लगा तो मैं और स्पीड से भागूंगा, पहली बात। या फिर मैं मोशन में हूँ, मुझे फोर्स लगा, मैं रुक जाऊंगा या फिर रुकने की कोशिश करूंगा, है ना। तो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ? सबसे पहले शेप, सेकंड क्या था? पोजीशन, थर्ड इज वेलोसिटी, ठीक है। स्टेट तो एक पर्टिकुलर फिक्स बात है। अब पर्टिकुलर चीज, कौन सी चीज को रोकने की कोशिश करता है? कॉजेस, इट ट्राइज टू चेंज, या फिर इट टेंड्स टू लिखेंगे हम लोग, टेंड्स टू चेंज। कौन सी चीज? पोजीशन। टेंड्स टू क्यों लिखा? टेंड्स टू इसलिए लिखा कि वो चेंज करता नहीं करता हम बता नहीं सकते, करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हमने ये टेंड्स टू वर्ड लिखा है। टेंड्स टू चेंज पोजीशन, पोजीशन और क्या था? शेप and velocity, शेप एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब ये एक कंप्लीट डेफिनेशन हमको मिल चुकी है। क्या बोलेंगे? व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और पुल which tends to change the state of rest or state of motion, or it tends to change the shape, the position or velocity of an object. It is a force, ठीक है। समझ में? what is force? It is a complete definition. अब ज्यादातर लोग, अगर कोई एजुकेटेड आपको पूछता है, कोई बच्चा अगर पूछता है तो ये डेफिनेशन बताने का, और कोई एजुकेटेड आपको पूछता है तो ये डेफिनेशन, ठीक है। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन साथ ही साथ देनी है, पर्टिकुलर बात में ये जोड़ के बताने का, ठीक है। अगर मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज फोर्स, आप डेफिनेशन बताओगे तो कौन सी बताओगे? ये वाले बताओ, व्हाट इज फोर्स? it is a It is a quantity which tends to change the state of rest or state of or state position, of motion, it tends to स्टेट change shape, ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। ऐसा इतना, ठीक है। और डेप्थ में बोलना है तो विच ट्राइज टू चेंज या फिर इट टेंड्स टू चेंज पोजीशन, शेप और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज फोर्स। फोर्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इस तरह से हम लोग फोर्स को समझते हैं, ठीक है। और देखो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ये अलग से बताने से अच्छा इट ट्राइज टू चेंज इट्स, सिर्फ स्टेट बोल दिया, स्टेट, तो हमको फिर समझ में आएगा। और हमको शॉर्ट में अगर बताना है, किस तरह बताएंगे? इट इज अ क्वांटिटी व्हिच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट, जो उसकी स्टेट चेंज करने की कोशिश करता है, उस क्वांटिटी को हम लोग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह से, अलग अलग पर्सन के सामने जिसको हम लोग बता रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग फोर्स की डेफिनेशन बोलेंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट बना लो, हम लोग और आगे बात करते हैं। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा।
हम लोग बात कर रहे हैं फोर्स के बारे में, ठीक है। अब फोर्स के बारे में बात करेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है वो देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला, व्हाट इज द फोर्स का फॉर्मूला है क्या, पहले तो बताओ। Mass into acceleration. Acceleration. मास इनटू एक्सेलरेशन, ma, ये है फोर्स का फॉर्मूला। आपने फर्स्ट टाइम फोर्स का फॉर्मूला कब देखा था, मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में? 9th standard में। 9th स्टैंडर्ड में, And 10th में देखा था, हाँ कोई कोई अभी देख रहे होगे, है ना, मेरे जैसे, तो वो भी हो सकते हो लोग, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमको पहले से पता है। वो आया कहाँ से वो फॉर्मूला? न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने दिया, करेक्ट। न्यूटन के कौन से लॉ ने दिया? सेकेंड लॉ। second. अच्छा, सेकेंड लॉ ने दिया, राइट। सेकेंड लॉ क्या बोलता है फिर? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ? It's about the momentum. इट्स अबाउट Momentum. Momentum. है, क्या मतलब? Momentum. मतलब कुछ तो भी मोमेंटम के बारे में है वो, ऐसा कुछ ना। तो हम लोग अभी मतलब जल्दी जल्दी से सब एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। फॉर्मूला क्या था, सेकेंड लॉ क्या था, है ना। अभी जो आपके क्लासेस चल रहे हैं उसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया क्या? नहीं। उसके अंदर No. किस चीज का आपको इंट्रोडक्शन, किस चीज का इंट्रोडक्शन दिया है, बताओ जल्दी से, सो दैट मैं आपको मतलब आपका क्या नॉलेज है मैं पकड़ सकूं। किस चीज का इंट्रोडक्शन, सिर्फ एटलीस्ट ये तो मोशन। पता होगा। मोशन क्या होता है वो? Only motion. हाँ। हाँ, तो ये बताया कि आपको कि व्हाट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, Yes. Yes. एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। Yes. Yes. हाँ, ये बताया। काइनेमेटिकल इक्वेशंस बताए, v इज इक्वल टू u प्लस at। Yes. Yes. हाँ Yes sir. हाँ, ये सब बताया। अब काइनेमेटिकल इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व किया आप लोगों ने? Yes. न्यूमेरिकल, थोड़े। Yes. थोड़े थोड़े आए. हाँ, काइनेमेटिकल इक्वेशन पर न्यूमेरिकल्स और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मतलब बेसिक मैथ्स जो लगने वाला है वो अभी बता रहे हैं आपको, राइट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें बताए होंगे। यस यस यस। यस सर। और आपको इसको सीखने के लिए थोड़ा जो मैथ चाहिए, मैथ जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो चल रहा है अभी। आप ये स्टेट पर हो, राइट। यस सर। हाँ हाँ, ठीक है, तो हाँ ठीक है, सही जगह। तो उसमें हम लोग जो हमको लगने वाला है फोर्स, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वो सारी चीजें पता है, तो हम लोग आगे बात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से? न्यूटन ने दिया, ठीक है। न्यूटन के 3 लॉ। सबसे पहला लॉ हमको यही बोलता है कि बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट, कंटिन्यूस। तो सबसे पहला लॉ क्या बोलता है? बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट, जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो कंटिन्यू रखेगा। और बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, क्या बोला मैंने? बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट, कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर बॉडी मूव कर रहा है तो मूव करता ही रहेगा। कब तक? बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until unless any external force acts on it। फिर से, बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until unless any external force acts on it। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता तब तक वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था तो स्टेशनरी पर ही रहेगा, अगर मूव कर रहा था तो मूव ही करते रहेगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। तो ये थोड़ा सा पोजीशन के बारे में फर्स्ट लॉ बताया। सेकंड लॉ क्या बोलता है? जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो किन चीजों पर डिपेंड होता है, वो हमको सेकंड लॉ में पता चला। अब हम लोग सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे। तो आपको वैसे तो लॉज ऑफ मोशन जो है एक अलग चैप्टर है, मैं पढ़ाने वाला हूँ लॉज ऑफ मोशन अलग चैप्टर, उसके अंदर तो अच्छे डेप्थ में बात करेंगे, लेकिन हम लोग इंट्रोडक्शन के लिए जो आपको बेसिक सीखना जरूरी है उतना पूरा हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। तो सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं। आपका ये हो चुका है सेकंड लॉ। देखो सेकंड लॉ क्या बोलता है, ठीक है। सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ में बताया कि भाई फोर्स की जरूरत है हमको ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए या फिर स्टेशनरी रखने के लिए। अब सेकंड लॉ पे बोलते हैं जो हमारा फोर्स होता है ना, फोर्स ये होता है, ये किस चीज का साइन है?
Directly Is proportional. Directly directly proportional. proportional. Directly proportional to rate of change of momentum. अब ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। अब इसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। क्या ये आप पहली बार पढ़ सुन रहे हो ये वर्ड रेट ऑफ चेंज? mv1 minus mv2 divide by t. मतलब इसका रेट ऑफ चेंज मैं सिर्फ पूछता हूँ रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? टाइम के सबसे साथ कुछ भी सबसे चेंज पहले मेरी बात तो सुनो मेरी। क्या ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे हो कि इसके पहले सुन चुके हो? सुन चुके हैं। सुन चुके हैं। चलो चलो अभी तक जितना सुने हो जितना उसके हिसाब से गेस करो क्या हो सकता है और मुझको बताओ रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? Change of value according to time. और ठीक है और किसी को कुछ बोलना है? और किसी को कुछ बोलना है? रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब होता है? बहुत अच्छे। किसने बताया? किसने बताया मैडम? गुंजन। अरे अभी हाँ गुंजन। गुंजन। अरे वाह गुंजन टॉपर है हाँ तू। ठीक है वेरी गुड। रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज का मतलब समझो। ये वर्ड हमारे बार बार यूज होने वाला है 2 साल फोर्स बार बार ये वर्ड फोर्स यूज होने वाला है बार बार। रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज। तो अभी समझ लो रेट ऑफ चेंज क्या होता है। 2 साल की चिंता मुक्त कर लो रेट ऑफ चेंज। सबसे पहले हम लोग इसका समझेंगे फिर बाद में वापस इस पे आएंगे। टाइम देखो कितना बचा। रेट ऑफ चेंज की अगर मैं बात करूं रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रेट ऑफ चेंज? चेंज बदलाव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? टाइम के मुताबिक बदलाव। चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है मतलब कोई चीज टाइम के हिसाब से बदल रही होगी तो हम उसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ठीक है। तो सबसे पहले और एक वर्ड के बारे में समझते हैं चेंज। व्हाट इज चेंज? फॉर एग्जांपल व्हाट इज चेंज? अब इस चेंज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। सबसे पहले अगर मेरे पास रॉड है 2 सेंटीमीटर का इसको मैंने खींच लिया लंबा किया अब ये हो गया 3 सेंटीमीटर का। बताओ इसमें चेंज कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर। बेटा 1 सेंटीमीटर का चेंज हुआ ना? चेंज कितना हाँ, हुआ? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मैंने कैसे निकाला? 3 - 2 फाइनल फाइनल माइनस माइनस इनिशियल। इनिशियल। ठीक है इस वर्ड चेंज को लिखने के 2 तरीके। ये इस तरह से लिखते। ये किस चीज का साइन है? डेल्टा। 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 जब चेंज काफी बड़ा होगा तब डेल्टा वर्ड यूज करते हैं। चेंज को लिखने का और एक साइन। ये किस चीज का साइन है? अच्छा ये क्या है? डी राइट। डी है ना। इस साइन को भी हम लोग चेंज के लिए डिफाइन करते हैं। चेंज के लिए डिफाइन करते हैं। अगर चेंज बहुत छोटा होगा बहुत छोटा चेंज होगा तो हम लोग डी यूज करते हैं। इसका मतलब ये है लेंथ तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? एल स्टैंड फॉर लेंथ। कैसे पढ़ूंगा इसको? चेंज इन डेल्टा। इसको कैसे पढ़ते हैं? लेंथ। डेल्टा एल। डेल्टा एल। अब इसको अच्छे से पढ़ो। डेल्टा एल डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन। इन एल का लेंथ। मतलब इंजन लेंथ। चेंज इन लेंथ। सिमिलरली डी स्टैंड्स फॉर चेंज इन राइट। अब इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ। ठीक है चेंज इन लेंथ। ठीक है तो इतना नोट करो इतना स्क्रीनशॉट बनाओ। मैं इसको रब करता हूँ थोड़ी देर। अब हम बात कर रहे हैं चेंज के बारे में। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के बारे में बात करेंगे। चलो आई होप आपने बना लिया होगा। रेट ऑफ चेंज के बारे में बात करेंगे। रेट ऑफ चेंज चेंज। ठीक है अब किसी चीज का चेंज लिखना है तो उसको डी लिखना पड़ता है राइट। रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के मुताबिक चेंज। तो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अगर बोल टाइम मतलब जैसे जैसे टाइम बदलेगा उसके हिसाब से चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज। डीटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय डीटी? डी मतलब चेंज इन। व्हाट इज चेंज चेंज इन इन टाइम। चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम। डी का मतलब क्या होता है? चेंज इन टाइम। चेंज इन
हाँ, देखो चेंज इन अगर मैं कुछ लिखता हूँ समथिंग, चेंज इन समथिंग अपॉन चेंज इन टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं रेट, है ना, रेट। इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज टाइम के हिसाब से कैसी चेंज हो रही है, कोई चीज टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है। एक एग्जांपल ले लो फटाफट, एक एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल एक आदमी है, 4 बजे उसने लड्डू खाना स्टार्ट किया, ठीक है, और उसने 8 बजे तक 4 लड्डू खा लिए। बताओ 1 घंटे में कितने लड्डू खाया होगा उसने? एक। कैसे किया? टोटल लड्डू 4 थे, हाँ, उसको खाने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम देखो, 4 4 घंटे। मतलब मैंने टाइम को देखो डिनोमिनेटर में रखा, डिनोमिनेटर में टाइम को रखा अननोइंगली, मुझको पता है पर इसमें, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 1 लड्डू खाएगा, है ना, पर डे। मतलब टाइम के हिसाब से कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है ना, हर घंटे में 1 लड्डू खत्म हो रहा है, हर घंटे में 1 लड्डू खत्म हो रहा है, उसको हम लोग रेट कहते हैं, रेट ऑफ ईटिंग लड्डू। दिस इज रेट ऑफ ईटिंग लड्डू, राइट। समझ में आया? किसी भी चीज को अगर रेट ऑफ चेंज अगर बोलना होगा तो दिस इज रेट ऑफ एनीथिंग। रेट ऑफ चेंज को हम लोग इस तरह लिखते हैं, ओके। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, मोमेंटम। तो समझो अगर इसमें इस चीज को कैसे पढ़ूंगा, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ। अगर मैंने x लिख दिया, इसको कैसे पढ़ेंगे बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ x, रेट ऑफ चेंज ऑफ x। अब इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? Rate of change. y। रेट ऑफ चेंज Change of y. अब इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ Rate of change of momentum. दिस इज रेट ऑफ चेंज। किसी भी मोमेंटम टाइम के हिसाब से जो बदलता है उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं, और वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब ये सारी बातें लिखने के बाद मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज। फिर से लिखता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। को हम लोग कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? पी कैपिटल पी P. दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब समझो, अगर फोर्स बढ़ेगा तो चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर फोर्स बढ़ेगा तो चेंज इन मोमेंटम भी बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? फोर्स एंड मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास के साथ वेलोसिटी मर्ज होके मास बढ़ाने लग जाती है ताकि वो खतरनाक इंपैक्ट कर सके, राइट। तो हर समय में वो बढ़ते जा रहा है। अगर बढ़ेगा तो हमारा फोर्स भी बढ़े, या फिर जितना मैं फोर्स लगाता हूँ उतना ही मेरा मोमेंटम बढ़ते जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है, अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़े, ठीक है। ये बढ़ा तो अभी देखो मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम। अब देखो चेंज, डीपी, चेंज किस तरह लिखते मैंने बताया था, समझो। अगर चेंज इन लेंथ लिखना है तो L2 माइनस L1, राइट। अब चेंज इन डीपी किस तरह लिखेंगे बताओ? P2 P2 - P1 चेंज इन टाइम किसे लिखेंगे? P2 minus divided by T. हाँ, T2 माइनस T1। अगर मेरी शुरुआत अगर टाइम T इक्वल्स टू 0 से कर रहा हूँ तो मेरा डिवाइड बाय T बन जाएगा, है ना। शुरुआत अगर मैं T से कर रहा हूँ, शुरुआत 0 से कर रहा हूँ, 4 सेकंड लगा, टोटल मेरा 4 सेकंड T लग जाएगा, तो इसको T भी लिख सकता हूँ, पर पहले T2 माइनस T1 लिखता हूँ मैं। अच्छा, अब देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज P? P इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। P2 की जगह लिख लो मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे 2 है ना, तो M2V2 हो जाता है, M2V2। लेकिन ध्यान में रखना, मास हर जगह सेम, एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हो तो उसका मास हर जगह सेम होगा, इसलिए M2 की जगह सिर्फ M लिखता हूँ। हाँ, देखो समझ में आया मैंने क्या किया, मास वही लिखा, P2 जगह पे P1 की जगह पे MV2 लिख दिया, तो हो गया T2 माइनस T1। मतलब और लिखूंगा मैं, मास आ गया बाहर, ये हो गया V2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1। क्या मुझे बता सकते हो V2 माइनस T1 अपॉन T2 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम? acceleration. Acceleration. ना, मैं इसलिए आपको पूछ रहा था आपके आपको एक्सेलरेशन पता है, तो इसकी जगह पे मैं एक्सेलरेशन लिख दिया। अब हमको न्यूटन्स का सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ जो है वो हमको बोलता है, सिर्फ स्टेटमेंट यही है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब जैसे जैसे मोमेंटम चेंज होगा फोर्स भी चेंज होगा, मतलब अगर मैं फोर्स चेंज करता हूँ तो मोमेंटम भी चेंज होते जाता है, ठीक है, ये बोलता है वो।
वो बोलने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, इस एक्सप्रेशन को किस तरह पढ़ते ये समझा। अब ये आपको 2 साल ये वाला एक्सप्रेशन यूज होगा और ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा है आपको पढ़ते आना चाहिए, ठीक है। पढ़ के बताओ व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? Change in x by changing Change in x. Rate of change of x. हाँ, दोनों भी तरह से पढ़, चेंज इन एक्स बाय चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। of इसको x. और एक बात है, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो, ये बाद में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स चेंज करना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बाद में देखेंगे। चलो ये आपको पता चल गया। हाँ, हमको पता चल गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट बनाओ। चलो अगर मेरा प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो क्या आता है? प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह ये constant. Constant. सिर्फ के नहीं आता, और भी आता, इक्वल टू आता, इक्वल टू बाद में Equal to k constant. Equals to k. Equal to kma. ये क्या बोला? F is equal to kma. हम Equal to. हाँ बेटा रुकना, 1 मिनट सब्र रखना, थोड़ा लिख लेता हूँ। हाँ अब बताओ क्या लिखूं? F is equal to के। kma. अब बताओ के की वैल्यू क्या होती है? Constant. Value 1. 1 होती है। 1 कहाँ से आया? कहाँ से आया? हाँ, न्यूटन साइंटिस्ट ने लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके बताया, और हम लोग बाद में जब न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तो के की वैल्यू 1 कैसी आती है वो भी देखेंगे, राइट। अभी लिख लो, न्यूटन ने फाइंड किया के की वैल्यू 1 आती है, लकीली, लकीली, है ना, कितना इजी बन गया फॉर्मूला, के की वैल्यू 1 बाय एक्सपेरिमेंटेशन। इसलिए फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया? मास इनटू ma. acceleration. है ना, छाप लो, ठीक है। आप में से 70% चीजों को, लोगों को ये चीज पता है, पर आपके बुक में ये होनी चाहिए, क्योंकि आप जब अटकते हो ना, जब ये बेसिक्स काम में आता है। चलो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पता चल गया। अब इसका यूनिट क्या होता है बताओ? क्या यूनिट फाइंड कर सकते हैं हम लोग इसका? Newton. न्यूटन। जिस साइंटिस्ट ने ये चीज इन्वेंट की है उनके नाम पर ही लिखा है। और एन हमेशा कैपिटल ही लिखना है, स्मॉल नहीं लिखना, न्यूटन एन ऐसा नहीं लिखना, कैपिटल ही लिखना है, ठीक है। और इसका यूनिट अगर मैं बनाना चाहूँ, देखो मास का यूनिट क्या होता है? kg. एम के ऐसा बताओ, एम के ऐसा मास का यूनिट। एक्सेलरेशन का यूनिट पता है? नहीं बताऊंगा तो हम लोग इसको फॉर्मूला बनाएंगे। देखो मैं ऐसे बना देता हूं, मास Meter per second square. व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेलोसिटी Meter अपॉन per टाइम। second square. देख तो सही, वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या पता है आपको? Seconds. Meter per Just by- second. Meter per second. ठीक है, मास है, राइट। डिस्टेंस बाय टाइम लिख दिया मैंने, अपॉन टाइम लिख दिया। अब इसका यूनिट लिखेंगे, मास का केजी, मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब देखो ये भी डिनोमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, आंसर विल बी केजी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन, ये भी यूनिट है, ये आप लोगों को याद करना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। एंड केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा फोर्स है। चलो स्क्रीनशॉट बनाओ, हम लोग अभी टाइप ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं। ओके, टाइप ऑफ फोर्स के बारे में अगर हम बात करें, फोर्सेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फोर्सेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ये होते हैं फंडामेंटल फोर्सेस, और ये होते हैं डिराइव्ड फोर्सेस। चलो फिर से एक वर्ड आएगा फंडामेंटल। क्या मतलब होता है फंडामेंटल का? Naturally. नेचुरली, बेसिक, है ना, जो बेसिकली नेचुरली खुद ब खुद, है ना, जो किसी पर डिपेंड नहीं करते,
उस तरह की चीजों को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल, है ना, बेसिक, एकदम बेसिक। फंडामेंटल हमारे पास 4 फोर्सेस है, क्या आप बता सकते हो, गेस करो। Gravitational, electrostatic, magnetism. इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म को एक ही फोर्स बोलते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये दोनों भाई भाई है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक दोनों भाई भाई है ना, एक ही मम्मी की औलाद है, हमको पता चलेगा आगे जाके। चलो ये हो गया, और बताओ, तुक्का मारो। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया बेटा, मैग्नेटिज्म में आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो में आ जाता है। हाँ हाँ, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन डिराइव्ड में आता, डिराइव में आता, बताऊंगा डिराइव को, बताता हूं मैं। देखो एटम नेचुरली रहने वाले, एलिमेंट्री पार्टिकल देखेंगे, एटम, न्यूक्लियस के Nuclear अंदर force. मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर तुझा, अरे यार वेरी गुड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में अगर बात करूं, अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर चले जाऊं, हाँ न्यूक्लियस के अंदर कुछ तो भी होता है, क्या होता है, फ्यूजन, फिशन, प्रोटॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। उन, अब वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर है तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स है, तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, है ना, न्यूक्लियर फोर्स। वो काफी स्ट्रांग होता है, वो काफी स्ट्रांग होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। तो सब थर्ड वन इज स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ये भगवान ने दिया हुआ फोर्स है, ये हमने खुद ने थोड़ा पैदा किया, ये है नेचर में ऑलरेडी है ना, जब से क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स हुआ तब से वाला फोर्स है। और चौथा फोर्स है वीक न्यूक्लियर, हाँ स्पेलिंग को माफ करना, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बहुत अच्छे, आपके क्लास में बहुत मजा आता है, क्योंकि ना आप लोग मतलब ऑन पॉइंट आंसर देते हो, ऑन पॉइंट, जो चाहिए वही आंसर देते हो, सही। इस बार की बैच अच्छी मिली है, वेरी गुड। सेकंड इज डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड फोर्स, Muscular force. मस्कुलर हाँ। फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल, Mechanical. मैकेनिकल Electrical. फ्रिक्शन फोर्स, स्पेलिंग को माफ करो, हाँ मैकेनिकल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, यस, वाई हम इसको डिराइव क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन फोर्स के हेल्प से ही बना हुआ फोर्स है, ठीक है, खुद ब खुद नहीं बना है, खुद ब खुद नहीं बने, इन फोर्सेस की वजह से ही कहीं ना कहीं बने हैं, या फिर कोई ना कोई दूसरे रीजन की वजह से बने हुए फोर्स है, इसलिए हम इसको डिराइव फोर्स बोलते हैं। और एक फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, सर्कुलर फोर्स लिख लेते हैं, सर्कुलर फोर्स को कहा जाता है Centripetal. सेंट्रीपिटल, हाँ ऑफलाइन में बहुत मजा आएगा तुम्हारे क्लास में, सेंट्रीपिटल फोर्स, वेरी इंप्रेसिव, बहुत अच्छे। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सारे जो फोर्स है जो किसी और से डिराइव होते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिराइव फोर्स, राइट। हम लोग बारी बारी सबके बारे में समझेंगे, टाइम फिर से खत्म हो जाता है, बारी बारी सबके बारे में समझेंगे। डिराइव फोर्स, इसको डिराइव फोर्स क्यों बोलते हैं, जब फ्रिक्शनल फोर्स की अगर बात, डिराइव फोर्स की अगर बात, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, ये किसी के कॉज की वजह से होता है, वो कॉज क्या है, कॉन्टैक्ट। अगर दो चीजों के बीच में कॉन्टैक्ट होगा तभी ये फोर्स होगा, नहीं तो ये वाला फोर्स नहीं होगा। पर ये वाले फोर्सेस देखो हमेशा प्रेजेंट होता है, हमेशा प्रेजेंट होता है जहां भी। और एक बात सुनो, फोर्सेस को और दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। मैं वन बाय वन पूछता हूँ, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अथर्व सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में समझो। सेंट्रीपिटल फोर्स को ही हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को ही हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, बट डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। अगर अंदर की तरफ आ रहा है फोर्स, मेरी तरफ, बैलेंस एंड अनबैलेंस, बैलेंस एंड बैलेंस फोर्स, ये सारे फोर्स डिराइव्ड हैं, ठीक है। अथर्व सुन लो, अंदर की तरफ अगर मुझको सेंट्री फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर की तरफ जो फोर्स जा रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। वो हमारे देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है, अगर मैं बाहर से खड़ा होकर देख रहा हूँ तो मुझको सेंट्रीपिटल फोर्स दिखेगा, लेकिन मैं अंदर बैठकर देख रहा हूँ, जैसे मैंने प्रशांत सर और हम लोग बैठे थे, मैंने आपको रिलेटिविटी समझाया तो वैसे देख रहा हूँ, तो मुझ पर जो फोर्स लगेगा उसमें मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहता हूँ, ठीक है। इसके लिए दो चीजें आपको समझानी पड़ेंगे मुझको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज इनर्शियल, व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये हम लोग बातें समझेंगे, वर्ड्स दिमाग में रखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉन सेंट्रीपिटल,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, ये सारी बातें बता रखा हूं, ठीक है। ओके, फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहा था मैं, ये कांटेक्ट फोर्स है, राइट। अब मैं आपको पूछता हूँ इसमें से कौन सा कांटेक्ट है, कौन सा नॉन कांटेक्ट, ठीक है। अब कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट आप समझ गए होंगे, जिसमें कांटेक्ट हो रहा है वो कांटेक्ट फोर्स, जिसमें कांटेक्ट नहीं हो रहा वो नॉन कांटेक्ट फोर्स। चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स है या नॉन कांटेक्ट फोर्स? Contact. Non-contact. Non-contact force. Contact. हाँ, ये फोर्स देखो बिना कांटेक्ट से लगता है। समझो एक प्लेनेट है, दूसरा प्लेनेट है, ठीक है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है एक, पर दोनों में कांटेक्ट है? नहीं। No. मुझ पर अब ठीक है, फिर से अगर मैं बोलता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स? Contact force. Contact force. Contact force. ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, हमको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है, लेकिन वो ग्रेविटेशन हमको टच नहीं कर रहा, हमको सिर्फ खींच रहा है, हमको पुल फील हो रहा है नीचे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशन की वजह से मैं यहाँ तक ये डाउन नीचे तक खड़ा हूँ, लेकिन मैं सरफेस से टिका क्यों हूँ, मैं सरफेस पे खड़ा क्यों हूँ? क्योंकि मेरे पैरों में और सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। तो इस तरह से देखो, मैं नीचे टिका इस यहाँ पर इस लेवल पे क्यों हूँ? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और मैं सरफेस पे चिपका क्यों हूँ? ये फ्रिक्शन की वजह से। अगर समझो मेरा फ्रिक्शन हटा दिया, मैंने हटा दिया फ्रिक्शन, और अगर ये फ्रिक्शन हट गया, तो क्या होगा? मैं ऐसा स्लाइड करूंगा जिंदगी भर मैं स्लाइड ही करते रहूंगा, है ना। मतलब मैं जमीन से टिका तो रहूंगा, लेकिन जमीन पर चिपका नहीं रहूंगा। चिपके रहने के लिए हम मुझको फ्रिक्शनल फोर्स जरूरी होता है। ये डिराइव्ड फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा तो ही फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, ऐसा, इसलिए इसको डिराइव्ड फोर्स बोला है। और ये कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। अब मुझको बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांटेक्ट फोर्स में रहेगा नॉन कांटेक्ट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट? Non-contact. Non-contact. नॉन कांटेक्ट, है ना। बहुत सही बात है। तो मैग्नेट रख दो, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मैंने मेरा वो ग्लास रॉड को रब करके अगर मैंने पेपर को खींचा, तो पेपर बिना कांटेक्ट से ऊपर हवा में उड़ने लग जाते हैं, राइट। नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स? Contact. Contact force. क्यों? एक झापड़ खींच। क्योंकि हाँ बोलो बेटा। किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए उससे कांटेक्ट करना पड़ता, आई मीन टच। मस्कुलर मुझको फोर्स लगाना पड़ता है, और मेरे मस्कुलर फोर्स भी प्रोपोगेट होता है। यहाँ से मैंने एनर्जी दी है, तो ये मसल का ये मसल में, ये मसल से फिचुक, है ना, ये मस्कुलर फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये सारे फोर्सेस नॉन कांटेक्ट फोर्स है, दीज आर कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। और मैं आपको पूछता हूँ, कल इसके नोट्स लिखाऊंगा, ये काम की चीज है। ये अभी मैं एमसीक्यू बनाएंगे आप, ये एमसीक्यू देंगे आपको, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ 1 2 3 4, तो इसमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा लगता है आपको देख कर? ग्रेविटेशनल। वाई? अच्छा, मैं आपको 2 चीजें देता हूँ, ये और दोनों। न्यूक्लियर के बारे में तो कल अच्छे से बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं बात करूं, दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग रहेगा या ग्रेविटेशनल रहेगा, और क्यों? Electromagnetic, because we can increase the electricity and the magnetic force can be increased. हाँ, ये भी